राजपूत पीरियड पढ़ रहे हैं 800 से 1200 एडी का। और हमने अब तक 7th क्लास की रोमिला थापर की बुक से जो चैप्टर्स फिनिश किए हैं, जिसमें हम सल्तनत पीरियड के बिगिनिंग पे पहुंच गए हैं। इसी तरह से हमने सतीश चंद्र की बुक जो है, जिसे आप 11th क्लास की एनसीईआरटी कह लें या सतीश चंद्र बुक कह लें, उसमें भी हम 6th चैप्टर तक आ गए हैं, जिसका नाम है बिगिनिंग ऑफ द सल्तनत पीरियड। लेकिन अब हमें 800 से 1200 एडी को थोड़ा डीप कवर करना है, तो हम क्रॉनिकल का रास्ता अपना रहे हैं। इसमें दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है राजपूत पीरियड और सेकंड चैप्टर है जनरल कंडीशन ऑफ द राजपूत एज। इसमें आप सब कुछ कवर करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें शुरुआत आज हम करते हैं पॉलिटी से और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है जनरल कंडीशन ऑफ द राजपूत एज। और इसमें काफी चीजें आपको ऐसा लगेगा पहले आती हैं, तो मैं कुछ चीजों के तथ्य बताऊंगा, समझाऊंगा, सब आपको पता लग जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। राजपूत पीरियड जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले माइंड में राजपूत शब्द आता है। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं बिल्कुल नट शेल में बातें करूंगा। बुक में चीजें बहुत घुमाई हैं, हम मुद्दे की बात पे बात करेंगे, इसलिए लेक्चर शॉर्ट रहेगा, लेकिन पेजेस वाइज कंटेंट ज्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो राजपूत, जब राजपूत की बात आती है तो इसका जो जिक्र है ये हमें मिलता है एंशियंट हिस्ट्री में। एंशियंट हिस्ट्री में राजपुत्र शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन ये राजपुत्र शब्द का प्रयोग केवल राजघराने के बच्चों के लिए उपयोग किया जाता था। मतलब जो राजा है, या तो उसके लिए या उसके बच्चों के लिए राजपुत्र शब्द इस्तेमाल होता था। मतलब ये क्लियर कट कनेक्टेड है मनार्की के साथ, रॉयल हाउस के साथ। लेकिन जब हम इस फेज की बात कर रहे हैं, द राजपूत पीरियड, तो इस फेज में क्या होगा, एशियन पीरियड से ग्रेजुअली एक चेंज आना शुरू होगा कि इस पीरियड तक आते आते हम राजपूत शब्द बहुत ही बिग लैंडेड चीफ्स, लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड सोल्जर्स एंड वॉरियर्स के लिए भी यूज करना शुरू कर देंगे। यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि राजपुत्र शब्द का जिक्र राजघराने से बाहर आके योद्धाओं के लिए भी होने लगा है, वॉरियर्स के लिए होने लगा, और जो चीफ सेक्शन है, चीफ है, सामंत है, लैंडेड चीफ्स हैं, उनके लिए भी होने लगा। तो अब बहुत सारे लोग राजपुत्रों से राजपूत कहलाएंगे। यानी कि ये रॉयल फैमिली से लिंक ना रखते हुए भी राजपूत हैं, क्योंकि ये अच्छे लड़ाका हैं, अच्छे फाइटर हैं, वॉरियर हैं। सिंपल इसको ऐसा समझो, जैसे आज हमारे देश में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के बच्चों को हम राजपुत्र कहते हैं। अब अल्टीमेटली हमारे देश में सेना भी है और उस सेना में आर्मी चीफ है और अदर वॉरियर्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे सेना के मेंबर, वॉरियर्स और अदर चीफ राजपुत्र कहलाने लग जाएंगे और राजपूत हो जाएंगे। सिचुएशन में कितना परिवर्तन आ गया। ये रॉयल हाउस से बिलोंग नहीं करते, ये मोनार्की से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी ये राजपुत्र हैं। तो अल्टीमेटली इसी वजह से इन्हें अब हम क्षत्रिय ना कह करके डेडिकेटेडली राजपूत ही कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंसंट्रेट ही राजपुत्र के नेम से हुए हैं। अब तो पहले वाले जो राजपुत्र थे वो सिर्फ एक नॉमनक्लेचर था, एक्चुअल में वो क्षत्रिय थे। लेकिन ये, इनकी पहचान और इनकी जो एथनिसिटी है वही अब राजपूत है। समझ आई? मतलब एक सेक्शन ही ऐसा कंसंट्रेट हो गया है सोसाइटी में, वॉरियर का, चीफ का, जो बाकी समाज से खुद को अलग कर रहा है एक बैनर के अंडर, और वो बैनर है राजपूत। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ये पहली बात समझाना चाहता था मैं। दूसरी बात हम जिक्र करते हैं, जो राजपूत हुआ करते थे इनमें एक खास चीज थी। वो क्या थी, जब आप एक लेजिटिमेट सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली आपको रिसोर्सेज में शेयर भी उस लेवल पे नहीं मिलता। पहली बात। दूसरी बात, आप वॉरियर हैं और एक वॉरियर सेक्शन अपने आप को
कंसंट्रेट कर रहा है एक पर्टिकुलर बैनर के अंडर, और वो है राजपूत। तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो रही हैं। पहली, ट्रेड एंड कॉमर्स आप खुद कर नहीं रहे क्योंकि आप हैं वॉरियर सेक्शन से। दूसरा, चूंकि आपने खुद को एक एक्सक्लूसिव बैनर के अंदर कंसंट्रेट कर लिया है, तो आप किसी और के द्वारा रूल भी नहीं होंगे जो कि आपको रोजगार दे दे या कुछ दे दे। तो इससे एक ही हल निकलता है कि आप ही खुद खुद को ऑर्गेनाइज करें। तो खुद को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, जो रीजन शायद उतने ऑक्यूपाइड नहीं थे या जिनमें उतना महत्व नहीं डाला गया, जिनको रेगिस्तान या रेतीला इलाका कह के छोड़ा गया, आपने उन रीजन्स को ऑक्यूपाई किया और खुद को वहां पे डेवलप करना शुरू किया। तो साधन एक ही बचता है, भूमि, जमीन। जमीन के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट स्ट्रेस डाला गया है लैंड पे और लैंड की डेवलपमेंट पे। अब जब आप इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप एक बड़े होड़ में हैं, बड़े झुंड में हैं। तो झुंड के कई सारे ग्रुप बनेंगे और यही ग्रुप क्लैन कहलाएंगे। और हर क्लैन की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है तो कोई एक क्लैन चीफ चाहिए, एक क्लैन का लीडर चाहिए। और ये क्लैन लीडर इस क्लैन को गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। और सर्वाइवल के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस अटैच कर रहा है लैंड के साथ, कि आपको लैंड से सर्वाइवल मिलेगा। अपनी जीवन की रक्षा लैंड से, अपने परिवार का लालन पालन लैंड से, और जब किसी ने बांह नहीं पकड़ी, आसरा दिया लैंड ने। तो भूमि, लैंड एक इमोशनल एस्पेक्ट बन गया है, एक सेंटिमेंटल एस्पेक्ट बन गया है कि धरती ने वो रोल प्ले किया जो रियल मदर फादर नहीं कर पाए। तो भूमि हमारी माता है, धरती मदर है, मदर लैंड है। तो अल्टीमेटली ये कंसेप्ट बहुत डीपली पेनिट्रेट कर गया और एक भयंकर जुड़ाव हो गया जमीनों के साथ। सभी बहुत हाई लेवल पे जुड़ गए जमीन के साथ, और जमीन को पर्सोनिफाई कर दिया गया एक प्रोटेक्टर, एक प्रिजर्वर और एक डीटी, गॉड के तौर पर। तो जमीन पे कोई बाहरी पैर नहीं रखना चाहिए, वरना माँ की छाती पे पैर रख दिया, ऐसी बातें आ गई। जमीन का टुकड़ा कोई छीने तो मतलब माँ को छीन रहा है, इसको बख्शना नहीं सदियों तक, चाहे वंश खप जाए, वो टुकड़ा नहीं है, जमीन नहीं है, वो माँ है, वापस चाहिए। जमीन चाहे बंजर है, आबाद है, जमीन से जुड़े रहना, कुछ और काम करना नहीं। और जमीन अगर अब जब संपत्ति है तो इसकी रक्षा खातिर एक इंपॉर्टेंट चीज तो करनी पड़ेगी। शुरू से ही अपने अंदर एक हुनर होना चाहिए, वॉरफेयर प्रैक्टिसेस, ऑलवेज वॉरफेयर प्रैक्टिसेस। और जब जमीन से ही प्रेस्टीज है तो मैक्सिमम जमीन चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रांग किससे होते हैं? जमीन से। जब कोई व्यापार से स्ट्रांग बनता है तो वो बहुत व्यापार पे कब्जा करता है। जब कोई रिसोर्सेज से स्ट्रांग बनता है तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करता है। ये जमीन से पहचान है, तो जमीन एक्यूमुलेट करनी है, मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन इज इंपॉर्टेंट। इस कंसेप्ट को जब हम अच्छे से समझ लें तो हमें यह समझ आ जाता है कि राजपूतों में कुछ तत्व शुरू से ही निहित थे। पहला तत्व मंडल का कंसेप्ट, द थ्योरी ऑफ मंडल। मंडल थ्योरी क्या है कि जिस एरिया में रह रहे हैं आपका यह मंडल, और ये मंडल तब तक सेफ और सिक्योर है जब तक आपके मंडल की टेरिटरी और बाउंड्री पे रह रहा कोई भी शख्स आपका दुश्मन नहीं। और कौन दुश्मन है? आपकी बाउंड्री पे रह रहा हर शख्स आपका दुश्मन है। एवरी नेबर इज योर एनिमी एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर मंडल, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सर्कल, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्री। तो बेटर वे इज टू रियून देम। इसलिए ऑलवेज राजपूत क्लैंस के बीच में आपको प्रतिस्पर्धा, द्वंद निरंतर मिलेगा। बेअंत पैमाने पर ये लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। और कारण आपको लगेगा कि क्यों लड़ते हैं? कारण यही है कि आपको थ्रेट है उसकी एग्जिस्टेंस, उसको थ्रेट है आपकी एग्जिस्टेंस। आप इसे अलाउ ही नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा कारण टेरिटरी गेन करना। अब पहले के रूलर क्या थे? टेरिटरी गेन कर लिया तो कर लिया, हो गई बात है, टेरिटरी ले लिया चलो। लेकिन अब का रूलर क्या है? टेरिटरी नहीं है, माँ है। टेरिटरी नहीं गेन किया, माँ को गेन किया। अब अगर कर लिया तो बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा खप जाएगा, वही जमीन चाहिए उसको। कह रहे हैं उधर ले ले जमीन, उधर ले, नहीं, वही चाहिए,
वही चाहिए, लेके छोड़ेंगे। तो जमीन में इतनी इंपॉर्टेंस है कि जमीन के लिए वंशों तक लड़ाइयां चलती हैं। यही टेंडेंसी आई राजपूतों में। तो राजपूतों के बहुत से ग्रुप हैं, जो एक ग्रुप सबसे स्ट्रांग है, जो वॉरियर है, यह कहलाया, एक ट्राइब्स हैं, एक उस ट्राइब में जो सबसे स्ट्रांग ग्रुप है, जो वॉरियर है, वो राजपूत, और बाकी जो युद्ध करना पसंद नहीं करते और उस लेवल पे खुद को स्ट्रांग नहीं मानते, वो अहीर, गुज्जर और जट कहलाए। जट्टों में जाकर के ट्रेड बाद में आज भी देखिए, जट जमीन के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, पूरे खानदान तबाह हो जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या ही रखा है, लेकिन शरीक के बाजी, शरीक इतना स्ट्रांग होगा कि आपको खत्म कर देगा। और गेम क्या हो रही है, सिर्फ 2-4 किल्लों की लड़ाई है, 2-4 खेतों की। वो खेत नहीं है, जमीन है और मदर है। जमीन से माँ वाली भावना जोड़ दी गई। दैट इज अ कंसेप्ट। तो ये राजपूतों में एक सेकंड रीजन कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर करेंगे लैंड को लेकर के। राजपूतों के लिए तीसरा रीजन, वेलोर, लैंड और फैमिली, तीनों के साथ बहुत ज्यादा प्रेम, स्नेह और महत्व जोड़ देंगे। क्योंकि जब आप जमीन पर निर्भर हैं तो फिर उस जमीन को जोतने के लिए आप कभी उस परिवार से दूर नहीं होते, और वो परिवार आपका निरंतर सहायता करता है उस जमीन को जोतने के लिए। तो सभी का खून पसीना उस लैंड में बहा है, आप सभी एक कुनबे के तौर पे रह रहे हैं, इसलिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली जमीन पे है, फैमिली की रक्षा दूसरे से और जमीन की रक्षा दूसरे से, इसलिए वेलोरस भी है। और तीसरी बात, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, एवरी डे आप कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं दूसरे से, तो प्राइड तो आएगा ही आएगा। तो प्राइड भी है। तो राजपूत बेअंत प्राइड, राजपूत बेअंत वेलोर, राजपूत अल्टीमेट केयर फॉर द फैमिली, राजपूत अल्टीमेट लव फॉर द लैंड, इन सारे ट्रेड से जाना गया है राजपूत। अब जब आप इस तरह से चीजें दिखा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि कितने मेंबर हैं आपके पास कि आप अपने लैंड को प्रोटेक्ट करें। नॉर्मल से मेंबर हैं, ऐसे में सामने वाला तो बहुत इजीली आपसे आपका लैंड ले जाएगा। तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि लैंड कोई ले नहीं सकता। तो नेक्स्ट फीलिंग इंस्टिल की जाएगी कि मरना है वहीं पे, उसी जमीन में दफन होना है, मां के आगोश में, पीठ नहीं दिखानी, रण क्षेत्र को छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे युद्ध का क्षेत्र नहीं छोड़ना, चाहे जो हो जाए। इसलिए राजपूत कभी भी मैकियावेली टैक्टिक्स अपना ही नहीं पाए। मैकियावेली क्या कहता था कि एंड प्रोडक्ट मिलना चाहिए, रास्ता कोई भी अपनाओ। उस समय दौड़ भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजपूत नहीं दौड़ेगा, जान दे देगा वहीं पे। ये सारा कंसेप्ट लैंड से अटैचमेंट की वजह से आया। नेक्स्ट कंसेप्ट, जमीन है और मां है, जिसने आपको सर्वाइवल दिया, जिस वजह से आप अपनी फैमिली को फीड कर पा रहे हो, उसका प्रोटेक्शन कभी नहीं हो सकता अगर आप नियमों से बाहर हैं। कभी भी आप अधर्म का पालन करके धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तो कभी भी इस भूमि की रक्षा करते हुए धर्म का रास्ता नहीं अपनाना, एक बार भी। और सामने वाला भी अपनी मां की ही रक्षा कर रहा है, लैंड की रक्षा कर रहा है, उसे सम्मान से देखना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। युद्ध में, क्षेत्र में युद्ध करो, नियमों से करो, अपने पराक्रम से उसे परास्त करो, धोखेबाजी से नहीं। ये दूसरी कमजोरी राजपूतों की, कि युद्ध शस्त्रों से करते थे, युद्ध नियमों से करते थे। सामने वाले ने क्षमा कर दी तो छोड़ दिया, सामने वाले ने शस्त्र गिरा दिया, छोड़ दिया। निहत्थे पे कभी वार नहीं करना, निशस्त्र को कभी कुछ नहीं कहना, औरतों पे कभी अटैक नहीं करना। दुश्मन की औरत, चाहे चाहे दुश्मन ने आपके माँ को मारा है, पिता को मारा, लेकिन औरत सामने आ गई, हाथ नहीं उठाना। बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाना, क्योंकि युद्ध कबीलों में नहीं है, युद्ध भूमि का है। भूमि के युद्ध में बच्चों का क्या कसूर, औरतों का क्या कसूर, और उस बंदे का क्या कसूर जिसके पास शस्त्र ही नहीं है, वो अपनी मां की रक्षा कर ही नहीं सकता, तो उसे क्या मारना। अल्टीमेटली यहीं से एक एक्टिविटी डेवलप हो गई कि वॉर इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट। और स्पोर्ट कैसे होती है, नियमों से। अगर मैं नियम ना रखूं तो कोई गेम होती है। कोई एक वर्ल्ड की गेम बता दो जो नियमों से मुक्त है, वो गेम नहीं होती, युद्ध वो तो एक पता नहीं क्या ही होता है, अनार्किज्म। तो युद्ध एक तरह का खेल हुआ, खेल तो नियमों से ही खेला जाएगा। इसलिए जान लड़ा दो, हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सारे कंसेप्ट राजपूतों में आए। समझ आई बात। अब यहां से आते हैं नए थॉट राजपूतों के। इसी तरह से राजपूतों ने खुद को मजबूत कर लिया और अच्छा खासा लैंड अपने अपने क्लैन में होल्ड करने लगे। अब ये जो मेन लीडर हुआ करता था राजपूतों का, इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सरवाइव कराने के लिए
नियम अपनाया कि लैंड जैसे 12, 24, 48, 84 इस तरह के विलेजेस में बांट दिया जाता था, और इसको इन तरह के सर्कल्स में डिवाइड करने के बाद अपने ही रक्त से संबंध रखने वाले अपने ही भाइयों के बीच में, भाइयों के बेटों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता था। वो फर्दर अपने सैनिकों के बीच में लैंड डिवाइड कर देते थे, तो हर किसी का सर्वाइवल लैंड से हो रहा है। ऐसे में इन सबको यह लैंड, यह मातृभूमि मिली है उसकी वजह से जो मेन लीडर है। तो अल्टीमेटली आपकी उस लीडर के प्रति इतनी लॉयल्टी हो जाती है कि हाई लेवल पर पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप हो जाता है। Now every brother, now every soldier and every person of that clan is religiously devoted to the leader. Nobody can deviate them. कोई भी लोभ दे दो, कोई भी प्रलोभन दे दो। मुसलमानों को प्रॉब्लम ही ये रही कि जब युद्ध राजपूतों के साथ हुआ तो कोई भी स्लीपर सेल बना ही नहीं, कभी कोई धोखा हुआ ही नहीं। लेकिन जब भी मुगलों का भारत में मुसलमानों से युद्ध होगा, इधर के कई बंदे उनसे पहले ही मिले होंगे। राजपूतों का मामले ऐसा नहीं हो, उल्टा शहादतें हैं, कभी गोरा है कभी बादल है, अलग अलग लोगों की शहादतें। क्यों? राजपूत की लॉयल्टी को हरा देना नॉट पॉसिबल। पूरे इतिहास में एक सिंगल जिक्र नहीं कि राजपूत की लॉयल्टी ब्रेक हुई हो। क्यों? क्योंकि ताना बाना ही ऐसा बना था। तो इससे आगे अब नेगेटिव चीज, अब आप अपने मेन हीरो को इतना समर्पित है कि दूसरे भी किसी राजपूत के प्रति आप समर्पित हो ही नहीं सकते, तो फिर राजपूतों का आपस में ग्रुप बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी सेना उसकी कमांड मान जाए, हो ही नहीं सकता। वो तो कुंवर शाह की बात ही सुनते हैं, कुंवर शाह जो कहेंगे काम वही होगा। अब आप कहें कि हम ग्रुप हो जाएं, अलायंस कर ले और फिर सेना किसी हो, तो यही राजपूतों की दिक्कत रही। लड़ रहे थे तो सेना का एक्टिविटी पता ही नहीं था, किसी की सेना कुछ बिहेव कर रही, किसी की सेना कुछ बिहेव कर रही। कोई युद्ध पद्धति अपना रहा था, कोई युद्ध पद्धति अपना रहा था, क्योंकि सबका अपना अपना खेला था। सब अपने हीरो को देख रहे थे। हीरो की केयर करो, वो बाहर भाड़ में जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं। इस तरह से पर्सनल लॉयल्टी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग डेवलप हुआ, आपस में सामंजस्य बना नहीं पाए। अब जब आपके लोग आपके साथ इस तरह से जान देने को तैयार है, घमंड का आलम क्या होगा। आपको ब्लाइंड फेथ है कि कोई जा ही नहीं सकता, टूट ही नहीं सकता, इसीलिए राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा की बात बर्दाश्त नहीं करता। बात तरीके की है तो ठीक है, नहीं तो चल साइड। उसको कोई टेंशन नहीं कि उसके खेमे में सेंध लग सकती है, ऐसा कोई भय है ही नहीं। वो अबाक जीवन जीता है। ये सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे इस समय के इतिहास के राजपूतों में। आई बात समझ में? चाहे वो पर्सनैलिटी कल्ट हो, चाहे वो लैक ऑफ अलायंस हो, चाहे वो पर्सनल एलिगेंस की बात हो, अल्टीमेट डिवोशन एंड लॉयल्टी की बात हो, और यहीं से आ जाता है भयंकर वेलोर, शौर्य, जो कि रियलिटी से परे है। सेना सामने है 20,000 की और आप अकेले। शहादत क्यों हो रही है? सेना सामने 20,000 की और आप अकेले, अल्टीमेट रिजल्ट तो शहादत ही है। लेकिन वेलोरस थॉट इतना है, डिवोशन इतनी है रूलर को, कि उसने एक बार कह दिया चढ़ाई करने को, तो उस पर प्रेत करके चढ़ाई कर दी कि अब तो वीर गति ही प्राप्त करनी है। अल्टीमेटली इस चीज से डरते थे सभी राजपूतों की कि दे आर फियर्स एंड दे आर फेरोशियस। पीछे नहीं, युद्ध में आगे तो टलेंगे नहीं, खत्म कहानी। आई बात समझ में? तो दैट वाज द एस्पेक्ट रिलेटेड विद द राजपूत, और वही सब इस चैप्टर में बिगिनिंग में आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि राजपूत कैसे खुद को ऑर्गेनाइज करते थे, कैसा उनका सिस्टम हुआ करता था। और आपको मिलते हैं अलग अलग तरह के राजपूत, जो मैं पहले कई बार बता चुका हूं, जैसे गुजरात के सोलंकी राजपूत, जैसे अजमेर के चौहान या शाकंभरी के चौहान राजपूत, जैसे चौहानों के साउथ ईस्ट में गेहोले राजपूत, जैसे उनके नॉर्थ ईस्ट में तोमर राजपूत। ठीक इसी तरह से उनके बाद गढ़वाल राजपूत कन्नौज के इलाके में, चेदी के कलचुरी भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट राजपूत, मालवा के परमार राजपूत। ये सारे अपने आप में बहुत ही दिग्गज राजपूत रूलर हैं। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? अब जब हम राजपूतों को समझते हैं तो कुछ और चीजें भी इसमें समझनी आवश्यक हैं, उन्हें भी जानना पड़ेगा। एक सेकंड देखिए, जब राजपूतों का जिक्र आया तो एक चीज बहुत स्ट्रांगली नजर आई कि राजपूत ऑलवेज अ वॉर लवर। इनका युद्ध क्या है? स्पोर्ट। तो जो वॉर लवर है, क्या वो कभी नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को फॉलो कर सकता है? तो जो नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर सकता, क्या वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को कभी अपना पाएगा? तो क्या इस पीरियड में बुद्धिज्म जैनिज्म खत्म नहीं होगा?
तो दिस इज द पीरियड ऑफ द एंड ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्यू टू द लैंड एसोसिएटेड कैरेक्टर ऑफ द राजपूत। इस तरह के एमसीक्यू आते हैं बेटा, दिमाग हिल जाता है वहां पे। जब स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू आते हैं ना, बंदा सोचता साला सारा राजपूत पढ़ा, ये कनेक्शन नहीं पड़ा कभी कि बुद्धिज्म जैनिज्म के मतन होने का कारण लैंड एसोसिएटेड कैरेक्टर ऑफ राजपूत है। यस, दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ द राजपूत, क्योंकि युद्धों का कारण ही वह है, बेअंत मोहब्बत जमीन से। और ऐसे राजपूत को आप कहेंगे कि जमीन मत जोतो, वो हल आपकी छाती में घुसेड़ देगा कि जमीन ना जोतूं, अपने बच्चों को खाना ना दूं। हमारी माँ को क्या कहता है कि इसमें कीड़े मकोड़े हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी बातें राजपूत को बर्दाश्त नहीं। तो बुद्ध जैन तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पालों के पास चले गए कि उधर चलो साइड में, आता पता कहीं साउथ में चले गए। तो बुद्ध जैन फिनिश। अब जब बेअंत पैमाने पर आपके अंदर इतना वेलोर और इतना गुण, तो एक सेक्शन टकटकी लगा के देख रहा है, कहता है इतनी एनर्जी तो यूज होनी चाहिए, इसको रेगुलेट करो। जैसे यूरोप में एक सेक्शन था प्रीस्ट, कहते ओ माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल नाइट्स, दे आर वेरी फियर्स वॉरियर, कहां मर रहे हैं आपस में लड़के, इनकी एनर्जी तो यूज करो, इन्हें नाइट्स बना बना करके क्रूसेड करने के लिए भेजो। तो एक वर्ग है ब्राह्मण, कहते इधर आओ, कौन हो, कहते राजपूत। कहते राजपूत पता भी है कुछ अकल, क्या राजपूत, राजपूत तुम्हें हम बनाएंगे, राजपूत नाम हम देंगे, कोई इज्जत नहीं है समाज में किसी राजपूत की। पहले तुम्हें डालना पड़ेगा डब्बे के अंदर, वो डब्बा है क्षत्रिय नाम का, उसको डालने के लिए हमें तरीका अपनाना पड़ेगा, और जो तरीका बताते हैं उसको फॉलो करते जाओ चुपचाप। अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में ये विधियां लेके आओ। सुबह उठ करके एक पांव पे सूर्य नमस्कार, जल स्नान, सूर्य से पहले उदय होना, युद्ध का अभ्यास, बचपन से ही बच्चे को युद्ध का अभ्यास, हर किसी के साथ बहुत ही सभ्य शालीनता से बात, बेअंत पैमाने पर ईश्वर की पूजा, यज्ञ उच्चारण, ये सारी विधियां अपनाओ तो क्षत्रिय बना देंगे। तो अब क्षत्रिय बनाने का टैग, जैसे आईएएस बनाए जाते हैं वैसे क्षत्रिय बनाए जाते हैं, पहले नियम का पालन करो। तो अब लगी तैयारी आईएएस की शुरू, माने क्षत्रिय की तैयारी शुरू हो रही है। ऐसे में ब्राह्मण कब इतने प्रोमिनेंट हो गए, और ब्राह्मणों ने एक राजपूत के रोंगटे खड़े हो जाते थे, कहते पीछे लेके जा रहे हैं तुम्हें, तैयार हो जाओ यज्ञ के माध्यम से। कैसे, तुम्हारे पूर्वज ये, उनके पूर्वज ये, उनके पूर्वज ये, और उनके पूर्वजों में से यह आते हैं राम, और ये वही जिसने रावण का वध किया। तो तुम किसके वंशज हुए, राम के। तो नशा हो जाता था, कहते राम के वंशज मतलब किसके वंशज, राम के। किसके वंशज, विष्णु के। किसके वंशज, कृष्ण के। किसके वंशज, महादेव के, चंद्रवंशी। दिमाग सेट कर दिया ब्राह्मणों ने। अब राजपूत तो बर्दाश्त ही नहीं है, कहते मतलब राम के वंशज, मतलब ही नहीं बनता कोई आसपास आ जाए। बाकी समाज से छूटते चले गए, दूसरे समाज को कह रहे हैं कौन से वंशज, सूर्य वंशज, चंद्र वंशज, कहते हैं तो नॉर्मल लोग हैं साइड। लेकिन राम का कर्तव्य क्या है, तुम्हारी रक्षा करेंगे अपने प्राण त्याग के। तो एक बात याद रखना कि राजपूत प्रेस्टीज में, ईगो में, एटीट्यूड में आम लोगों से आपको दिखेंगे हिमालय पे खड़े, लेकिन राजपूत हेल्प में, प्रोटेक्शन में, सेवियर के तौर पे ऑलवेज आपको आम लोग के सामने ही खड़े मिलेंगे। आप उनके एरिया के आम लोगों को टच भी नहीं कर सकते, सबसे पहले राजपूत का लहू बहाना होगा। ये दोनों कैरेक्टर आते हैं राम से। अब पहला कैरेक्टर तो राम में नहीं था, वो तो भैया जनता से बहुत जुड़ा हुआ था, ये भी जनता जुड़े, लेकिन इनमें आ गया राम तो को तो ये घमंड नहीं था ना कि मैं कोई और राम से जुड़ा हूं। राम तो राम है, तो ओरिजिनल तो कभी घमंड नहीं करेगा, लेकिन जो नया वाला ओरिजिनल से जुड़े हुए तो कहेगा ही मेरे डैडी जज ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद तो नहीं कहेगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको पता ही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राम से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली राम वाली कंसेप्ट। तो अब जैसे आप आईएएस की तैयारी करें तो हर किसी को आप सोच देख के सोचते हैं, कहते इनको कुछ पता भी है, तुर्क कौन सी, इनको पता भी है हिमालय कितने है, इनको अकल है कि इतिहास हिस्ट्री भी कुछ। तो कैसे बाकी सोसाइटी से आप कहते हैं ना, किसी से बातचीत करने का मन ही नहीं करता, ना पार्टी करने का मन करता है, ना होटल में, मतलब वो किस लेवल की बातें करते हैं हमें समझ ही नहीं आता। तो आप सेग्रीगेट हो गए। ऐसे ये भी जब इनको राम की सारा दिन इनकी पत्नियां रामायण सुन रही हैं, विष्णु पुराण पढ़े जा रहे हैं, वो वही सब सुन सुन के आम समाज से तो भैया लोटल, आम समाज बेचारा खेती बाड़ी माली का काम। तो इस तरह का एक ताना बाना तभी से बना। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, आजीवन खपा दो रक्षा में, आजीवन खपा दो रोजगार देने में। जब भी तुम्हारे द्वारे आए तुम्हें सबसे पहले खड़ा होना है। इसलिए लोगों में फेवरेट कौन, राजपूत। चले जाओ राजस्थान, जनता में बहुत फेवरेट होते हैं राजपूत। कोई राजस्थानी किसी गोरे के सामने राजपूतों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक सीन बता देता हूं। एक सीन है एक मूवी के अंदर, वो मूवी का नाम है वीर, सलमान खान की।
उसमें जब राजपूतों को ललकारा जाता है तो राजपूत मौन, लेकिन घोड़ों को गुस्सा आ गया और वो एक बार में सारे इकट्ठे दहाड़ते हैं और अपने पैर फेंकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजपूतों को कुछ कहने की। तो ये दिखाया गया दिस इज अ वेलोर ऑफ राजपूत, घोड़े तक भी बर्दाश्त नहीं करते। तो राजस्थान में जाके राजपूतों के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। दैट वाज द एस्पेक्ट। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि इस तरह की एक टेंडेंसी जो जीनोलॉजी इनकी जोड़ी गई, इस तरह से ये स्ट्रांग हुए। अब इनमें से एक राजपूत, वो कहते हैं ये चंद्रवंश, सूर्यवंश, इनसे भी उत्कृष्ट हैं हम और बड़े हैं, हम और वेलोरस हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें अग्नि से पैदा करते हैं, तुम अग्नि कुल के राजपूत। कहते दी बेस्ट, 200 गांव फालतू दिए जाएंगे आपको। तो अब ये अग्नि से पैदा होने वाले राजपूत, अग्नि कुल राजपूत, ये और वेलोर में, और ये लीड करेंगे इंडिया को। 4 राजपूत, चालुक्य राजपूत, परमार राजपूत, प्रतिहार राजपूत, चौहान राजपूत, ये लीड करेंगे। तो इस तरह से एक कंसेप्ट एस्टेब्लिश हुआ राजपूताना सिस्टम का। आई बात समझ में? इस तरह से बेसिक थॉट इनका आ गया और ये अपने लेवल पर काम करने लगे। धीरे धीरे अगर हम बात करें कि राजपूताना का एक मेन लैक क्या रहा होगा तुर्कों के खिलाफ, जब आप इतनी सेल्फ प्राइड की फीलिंग के साथ रह रहे हैं और आपने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपना रखा है कि आप ब्रदर्स के बीच में और उसके बाद आगे उसके सोल्जर के बीच में लैंड डिवाइड करके काम कर रहे हैं, तो ये क्लियर कट फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, जिसकी शुरुआत शायद कभी सातवाहनों ने की रिलीजियस डोनेशन देके, जिसमें शायद कुषाण राजा कनिष्क का पहली बार लिया गया टाइटल राजाधिराज, जिससे शुरुआत हो गई फ्यूडलिज्म की ऑफिशियली, जिसमें शायद गुप्तों ने आकर के एक गुण जोड़ दिया है कि जब कोई दान दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ लैंड ग्रांट ब्राह्मण को नहीं, ऑफिसर को भी दी जाएगी। और इसमें एक नया गुण जोड़ दिया हर्षवर्धन ने कि जब हम लैंड ग्रांट दे ही रहे हैं तो उसमें सारे राइट भी ग्रांट में दे देंगे, जैसे माइनिंग एरिया भी दे देंगे, ग्रेजिंग लैंड भी दे देंगे, जो वहां पे रह रहे लोग हमारी फोर्स लेबर करते थे, फ्री लेबर, वो भी दान में दे देंगे। क्या कहते हैं उसको, कि क्या यार इंग्लिश में, कि सारे ही राइट छोड़ देना। अब वही सिस्टम राजपूतों में कंसंट्रेट हो गया। तो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी का क्लाइमैक्स फेज है ये। विच वन इज द क्लाइमैक्स पीरियड ऑफ द फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी? राजपूत पीरियड। फ्यूडलिज्म का क्लाइमैक्स आ गया। अब सारा संबंध ही सामंतवादी पे है। सामंत किसी को भी कहा जा सकता है, किसी वात्सल को, किसी चीफ को, लोकल चीफ को, किसी ऑफिसर को, और अगर कोई ब्राह्मण भी है, उसे लैंड दिया और वो सेना में है तो वो भी सामंत है। तो हर लेवल पर सामंत सिस्टम एग्जीक्यूट हो गया है। अब ऐसे में हम तुर्कों के मुकाबले कहां पिछड़े? वेस्ट एशिया का एक रूल था कि वो शुरू से ही 2 सिस्टम फॉलो करते थे। एक तो जो राजा होता था उसका बड़े लेवल पर खालसा लैंड पे अधिकार होता था, और खालसा लैंड वो लैंड होता है जो सीधा सीधा राजा के अधीन होता है। ऐसे में वहां से राजा को बहुत हाई लेवल पे रेवेन्यू आता है, जिसकी वजह से राजा अपनी एक फिक्स्ड आर्मी रखता है ऑलवेज। सेकेंड एस्पेक्ट उनका कि उन्होंने जो नेक्स्ट लेवल पर प्रोविंसेस को हैंडल करने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, इनको कहा गया था इक्ता, और इनको दी गई थी इक्तादारियां। अब इक्तादारी का बेनिफिट ये हुआ करता था कि ये सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट बेस्ड ऑफिसर होता था, इसे फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर भी किया जाता था, और इसके पास जो ऑफिसर होते थे उसका नंबरिंग फिक्स्ड होती थी और उसका इंस्पेक्शन और सर्वे होता था। अब होता क्या था, मेन लेवल पे वेस्ट एशिया में बहुत टर्बुलेंस है। देखो एक से बाद एक रूलर आ रहे हैं ना, तो मेन लेवल पे वेस्ट एशिया में कभी सेल्जुक आ जाएंगे, पहले समानिद थे, है ना, समानिद गजनवी, फिर सेल्जुक आ गए, फिर घोर आ गए, घुरेड आ गए, कुछ भी आए, लेकिन उस मेन लेवल पे रूलर के बदलने के प्रभाव नहीं पड़ रहे। नीचे के स्तर पे इक्ता पे, इक्ता यानी कि ऑफिसर्स वो कंटिन्यूटी में रिटेन हो रहे हैं। इसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड सिस्टम ऑफ एक्सपर्ट केडर ऑफ द फाइटर क्रिएट हुआ। प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ एक्सपर्ट केडर ऑफ द फाइटर, ये बहुत बड़ी बात थी, जिसमें पूरे वेस्ट एशिया में कहीं कोई भी रूलर है लेकिन बेसिक लेवल पर ट्रेनिंग सिस्टम सेम है इक्ता के अंदर, बेसिक लेवल पर वेपनरी सेम है, आर्टिलरी सेम है, रूलर कमांड सेम है। दैट्स व्हाई आवर आर्मी वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई आर्मी वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज द रीजन। यही है कि ऊपर गजनी आए भाड़ में, घोरी आए भाड़ में, सुल्तान अलाउद्दीन आ जाए आए फर्क नहीं पड़ता, अल्प तिगन आ जाए, नीचे इक्ता सिस्टम चल रहा है और वो पूरा कंटिन्यूटी में 100, 200, 300 साल तक चल रहा है।
एक्सपर्टीज बराबर, घुड़सवार बराबर, मैनेजमेंट, वेपन्स, ट्रेनिंग, शेड्यूल, एवरीथिंग बराबर, कोई उन्हें मात ही नहीं दे सकता। इस ऑर्गेनाइज वे में जब भारत में आक्रमण करते हैं, भारत में लैक, भारत में क्या है साला, भारत में आप ऊपर बैठे हैं, नीचे सामंत बना दिया आपने, एक सामंत को आपने लैंड दे दिया हेरिडिटरी पेरेनियल, सामंत का बेटा सामंत, उसका बेटा सामंत, उसका बेटा सामंत, सामंत सामंत सामंत, चलो ऊपर बैठे वाले रूलर रूल बना रहा है। और राजपूतों में तो ये नियम ही अलग था कि जमीन देते थे, बाकी अदर रूलरों में तो ये था कि जमीन रिज्यूम भी कर लेते थे, इनमें कहा जाता था, लेकिन रिजम्पशन का कोई केस था ही नहीं, जमीन कभी वापस रिज्यूम नहीं करते थे अनलेस अनटिल कि वो बंदा विदाउट लीगल हेयर मर गया। अब वो जो सामंत आपने बनाया है, उसका बंदा आगे बेटा नठल्लू, वो भी सामंत, पहली बात। दूसरी बात, आप ये चेक ही नहीं कर रहे हैं कि उसकी आर्मी की क्वांटिटी कितनी है, उतनी तो नहीं जितनी आपने कहा था, उससे ज्यादा तो नहीं होगी, वो बड़े लेवल पर आर्मी क्रिएट कर रहा है। आपने प्रपोर्शन ही नहीं देखा कि हाथी ज्यादा बढ़ा दिए, कि घोड़े कम कर दिए, कि पदाती सैनिक ज्यादा बढ़ा दिया, आपको पता ही कुछ नहीं। आपको ये पता ही नहीं कि रेगुलर लेवल पे ट्रेनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये तो छोड़ो, एक सामंत ये है, थोड़ी दूरी पे दूसरा सामंत है, वो अपने ही लेवल पे सेना की ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी हेरिडिटरी है, और आपने दोबारा कभी चेक ही नहीं किया उसको। वो हाथी कम रख रहा है, घोड़े ज्यादा, इसने हाथी ज्यादा रख लिया, घोड़े कम। वो इन्फेंट्री को चला रहा है भाले सिखाने, ये सिखा रहा है तीर चलाने, ये वो कुछ सिखा रहा है, ये कुछ सिखा रहा है। तीसरा सामंत वो कुछ ही, तीसरा सामंत कहता है कौन सा युद्ध लगना, वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो एंजॉय कर रहा है। अब अल्टीमेटली ऐसे में एक आर्मी खड़ी है जिसको अता पता ही कुछ नहीं, कमांड क्या देनी, कमांड कुछ दी जा रही है, कहा जा रहा है राउंड अबाउट, कुछ राउंड अबाउट हो रहे हैं, कुछ नीचे बैठ रहे, कुछ सीधे तान रहे बंदूक। ऐसी सेना खड़ी है इक्तादारों की सेना के सामने, और वो हंस रहे हैं, कहते ये कौन है, व्हाट इज दिस, लेकिन फिर भी टिके हैं, वेलोर है, वेलोर है, ताकत है, खड़ग है, भागते नहीं, डरते नहीं। सामने से घुड़सवार आ रहा है, पता है हाथी छाती पैर रखेगा, स्वीकार करते हैं। ये थे राजपूत, इसलिए टिक भी गए, वरना तराई की पहली बैटल में काम तमाम हो जाना था। अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि इस तरह का हाईली अनऑर्गेनाइज सिस्टम राजपूतों ने जो बनाया, ये भी रीजन है लैंड सामंतवादी सिस्टम, जिसके बिना राजपूत का सर्वाइवल ही नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर मेन सेंट्रल रूलर आए और आके कहे मैंने एक एग्जाम होल्ड करके नया केडर ऑफ ऑफिसर भर्ती कर लिया है और आज के बाद वो मुझे सर्व करेंगे और उन्हें मैं ये लैंड देने जा रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पे, तो वो सारे खड़े होने थे बंदूक तान के, क्योंकि उनकी भी तो जमीन माँ है, बचपन से भाइयों की तरह पाला है, पोसा है, और हर सोल्जर को लैंड दिया, तो वो कहेगा अच्छा लैंड, अच्छा सर लैंड लेने जा रहे हो हमारा। रूलर से एक ही सवाल होगा, मतलब भूमि ले रहे हो हमारी, मात्र हमारी माँ। इतनी हिम्मत राजपूत रूलर नहीं कर सकता था कि अपने अधीन वाले मेंबरों से उनकी माँ छीन ले, तो उन्हीं को बोल रहा बेटा हेरिडिटरी रखो तुम। रीजन समझ आया, तुम स्किल्ड हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से ही तय है कि तुम्हें स्किल्ड होना है, और वो तुम पे है कि तुम होए कि नहीं होए। वारफेयर प्रैक्टिसेस तुम्हें करनी है, ये भी बचपन से तय है। तो ऐसे में कि ये सिस्टम है और उधर एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इधर रूलर बदल जा रहा है तो सारा गेम बदल जा रहा है, इधर थोड़ा वीक रूलर हुआ तो सामंत इंडिपेंडेंट हो गया, अब सामंत ही रूलर है, उसके अंदर अदर सामंत, तो सामंत जब इंडिपेंडेंट हो गया वो एंजॉय कर रहा है, सेना डिसबैंड, सामंतों कह रहे तुम पाल लो। और अभी इधर नया नया सामंत बना है, वो देख रहा है क्या पालूं, हाथी पालूं, घोड़े पालूं, कि सैनिक ही पाल लूं, क्या पालूं। उधर रूलर बदले बदले कोई बदले, एकता एकता ही है, सेना सेना है, सेना काम करेगी। इस तरह का ताना बाना बना राजस्थाना में, जिसकी वजह से भारत परास्त हुआ। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन था भारत की हार का। हम लैक कर गए आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंपॉर्टेंट थी। अलग बात, अगली बात, राजपूत। राजपूत कनेक्टेड हैं लैंड से, लैंड कनेक्टेड फैमिली से, फैमिली ओबीडियंट रूलर को, और राजपूत जान देता है राजा पे। जब आप राजा पे जान देते हैं तो राजा इस भूमि पे है, तो आप उस किले पे जान देते हैं, उस नगर पे जान देते हैं। एक पैट्रियोटिज्म पैदा हुआ, लेकिन बड़ा ही खतरनाक पैट्रियोटिज्म। पहली बार भारत में आप देशभक्ति देखेंगे खतरनाक। इसके पहले तो राजा भक्ति होती थी ना, स्वामी भक्ति। मैं बार बार एलिगेंस वर्ड यूज करता था, मैंने पैट्रियोटिक वर्ड तो कभी यूज नहीं किया। अभी पैट्रियोटिज्म सिर्फ था चाणक्य में, वो भारत खंड बनाना चाहता था। अभी देखेंगे पैट्रियोटिज्म, ये पैट्रियोटिज्म खतरनाक। ये पैट्रियोटिज्म सिर्फ है अपनी लैंड तक ही, अपने ही लैंड तक। भारत को इग्नोर ही कर दिया। भारत क्या भाड़ में, अजमेर के चौहान, तो चौहानों का पैट्रियोटिज्म कहां तक है, अजमेर और दिल्ली। चलो जी, उधर गढ़वाली है, लूट लो कन्नौज को साले को, वो तो दूसरी माँ की धरती है। इधर बुंदेलखंड चंदेले, खा जाओ इनको। तो एक लार्जर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग नहीं थी
यही कारण था कि तुर्कों के आक्रमण पे कभी एकत्र होकर अपने देश को बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हर कोई किसको बचाना चाहता था? अपनी किंगडम को। क्योंकि पैट्रियटिज्म कहां तक सीमित है? किंगडम तक। कंट्री का तो आता पता ही नहीं इन्हें। अगर यही एक कंट्री का कंसेप्ट अपनाते तो सारे राजपूत एकत्र होकर देश को बचाते, तो तुर्कों की क्या औकात थी कि इनके सामने खड़े हो जाते। एक एक राजपूत 1.25 लाख पे भारी है, बड़ी बात है, और वो भी इतने राजपूत। तो कुल मिलाकर के दैट वाज हाईली लैक कंसेप्ट ऑफ पैट्रियटिज्म, जिसकी वजह से ये अंधे हो गए बाकी देश को लेके और ओवर एलिगेंस हो गई अपने ही राष्ट्र को लेकर के। ऐसे में जैसे ही अपना किला ढहता था, अपनी किंगडम, ये गिर जाते थे, ढह जाते थे। इस उम्मीद में नहीं रहते थे कि अभी देश बचा है, अदर एरियाज बचे हैं, हम वहां जाके सर्वाइव कर लेंगे, और उसी रण क्षेत्र के जाते ही वहीं जान दे देते थे, कहते मार दो, वीरगति दे दो। लेकिन तुर्क इससे अलग थे। तुर्क कहते थे इस नदी पे हारे हैं, अगली नदी कब जाएंगे, इस एरिया में हारे, अगला एरिया कब अपनाएंगे, इस लैंड पे हार गए, अगला लैंड, तो कोई बात नहीं, अगर वो हार गया है घोरी तराई में तो दौड़ गया, फिर आ गया। अल्टीमेट टारगेट क्या था? कि देश जीतना है। और इनका क्या है? भूमि हार गई, मात्रा, देश हार गए, अपना लैंड हार गया, मैंने देश हार गए, अब वीर गति प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद को संगठित करें, उस राजा की मदद करें कि वो तो ना हारे, कम से कम वो तो हार गए तो खत्म। आई बात समझ में? ये चीज इन्हें मरवा गई। ये सारे बिंदु दर बिंदु आपको लिखने हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है सारा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीजें हैं जो इन्हें मरवाने में रोल प्ले कर गई। फिर घोड़े से इनकी तसल्ली नहीं होती थी। घोड़ा देख के कहते थे ये क्या है, घोड़ा इतना सा, राजपूत हैं, हाथियों को कंट्रोल में करना जानते। ऑलवेज राजपूतों की सेना में क्या रहेंगे? हाथी। इनकी चित्रकारियां देख लेना जाके राजस्थान में, हर जगह पे बने क्या दिखेंगे? हाथी। घोड़े का तो नामो निशान ही नहीं रखते, वो तो घोड़े बाद में आए जाके। हाथी को ले लेके दौड़ेंगे, हाथी को कब्जा करेंगे, हाथी की सूंड, हाथी के सर पे कसौन मारेंगे, उसे घुटने में बैठाएंगे, हाथी से सलामी लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मैमल, सबसे बड़ा जानवर, अब डॉल्फिन तो लाने नहीं, वेल तो लाने नहीं वाले समुद्र से, वो समुद्र के बाहर नहीं रहते, तो जमीन पे कौन है? हाथी। और हाथी इनसे खुश, जब गेस्ट आता है तो उसे जानबूझ के उस अपने आंगन में लेके जाते थे जहां सारी तरफ हाथी घुटने टेक के बैठे हैं, और जैसे जैसे गुजरे एक एक हाथी सलूट दे रहा है, और गेस्ट देख रहा है हाथी, और फिर बता रहे हैं राजपूत, कुछ नहीं कहेंगे, सब ट्रेंड है। गेस्ट कह रहा है भाई बस खतरनाक, जिसने हाथी काबू करने, और यही हाथी मौत का कारण बने। युद्ध में हाथी लेके बैठे हैं, हाथी चल रहा है 200 मीटर, उतने में वो चल रहे 10 किलोमीटर, वो दौड़ रहे हैं घोड़ों पे। हाथी की आंख में शक, और एक हाथी गिरता था तो 40 सैनिक मारता था। दाएं 40 सैनिक गए, बाएं 40 सैनिक गए। तो तुर्कों ने कुछ किया ही नहीं। तुर्कों ने कहा कि हाथियों की आंख पे तीर मार के ना, हाथी गिराओ, बगल बगल के 10-10, 50-50 सैनिक तो खुद ही मरेंगे, क्योंकि हाथी जब गिरता है, या हाथी की आंख पे जब मार दिया है तीर, हाथी जब पैर मारेगा, 10 सैनिक उधर, सूंड मारी, पूंछ इधर, ये तो तुर्कों, राजपूतों के पतन का कारण बने उनकी सेना के हाथी, जो उनकी मौत का कारण बने, कि सारे पगलैल हो गए थे। समझ नहीं आ रहा ये क्या, कहां कहां पे तीर घुस रहे हैं, क्योंकि कान में तीर मारते थे तुर्क। हाथी को मारना है ना, कान में, और तीर भी आते थे कट्टे, ओ हाथी कहता था हाथी वहां पे, हाथी के जब, अब जब हाथी के कान में तीर घुसेड़ते हैं, हाथी थोड़ी देर के लिए राजपूत वेलोर भूल जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मैं राजपूत हूँ, फिर वो कहता है दर्द बहुत है, हटो, फिर वो लेता है जान, और जान भी किनकी ले ली? राजपूतों की। और राजपूत योद्धा हाथी में बैठ के तीर चला रहा है, और थोड़ा हाथी का बैलेंस गिरा तो चलो खत्म। ऐसा नहीं होता। तो हाथियों की वजह से इनका काम समाप्त हो गया भैया। और ये हाथी भी क्यों पाले? वेलोर, लैंड, बोगस, वो जो ब्राह्मणों ने फूंक दिया ना इनके कलेजे में कि राम के, विष्णु के, महादेव के वंशज, क्षत्रिय हो तुम, और तुम किसी से कम नहीं, उसी चीज ने इनको यहाँ तक प्रैक्टिकलिटी से दूर ले गए, रियलिटी से दूर ले गए, कि बेटा नए समय की नई मांग है, नए नए बुलेट को छोड़ो, नए नए बाइक को पता नहीं क्या क्या आ गया, हीरो रेंजर, ये वो, ये दौड़ाओ, नए सुपरसोनिक जेट आ गए, तुम अभी पनडुब्बियां लेके घूम रहे हो, लेकिन इनको तो हाथी पसंद है। उसके बाद जब घोड़े मंगाए भी, तो घोड़े मंगा लिए पता नहीं कौन से अरबी, जिनका जमाना ही, कई जमाने खत्म हो गए, जिनके कद काठी नहीं मिल रही, पूंछ का को अता पता नहीं, थोड़ी देर दौड़ते हैं तो उनके घुटने दर्द होने लग जाते हैं। और उधर से घोड़े आ रहे हैं तुर्की, जो साले एक एक मिनट में अल्ताई माउंटेन और पता नहीं कौन कौन से माउंटेन चढ़ जाते हैं। उन घोड़ों की पकड़, वो घोड़ा देखा कभी सेंट्रल एशियंस का, वो पहाड़ पे ऐसे चढ़ता, फड़क फड़क फड़क, 5 बार में पहाड़ पार। ऐसे ही घोड़े जब मैदान में खड़े, तो घोड़े हंस रहे, कहते मैदान में दौड़ना है, फील्ड में? तुर्कों से पूछ रहे, कहते दिस इज द ओपन फील्ड। और
कह रहे वो सामने क्या खच्चर खड़े हैं, ये घोड़े। तो घोड़े तुर्कों को पूछ रहे थे वो क्या, व्हाट वाज दैट, एस और द पोनी, हॉर्स तो लग नहीं रहे। तो उनको लेके ये राजपूत उनके सामने आ रहे, टुक 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 टुक, ये टुक 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 कर रहे हैं, वो तगड़ 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 और चल धड़ाम खत्म कहानी। जितने में इनका घोड़ा सांस छोड़ जाता था उतने में उनका घोड़ा वार्म अप होता था, क्योंकि वो रहा पहाड़ों का घोड़ा, ये है मैदान। मैदानों में तो चिलचिला रहे थे, खुश हो रहे थे, कहते ये कहाँ ले आए हमें, इतने प्लेन मैदान। तो कुल मिलाकर के ये घोड़े टिक ही नहीं पाए उनके घोड़ों के सामने। लेकिन ये घोड़े भी पाले क्या, वेलोर। घोड़ा क्या है, घोड़े से भी प्यार है, मोहब्बत। घोड़ा घोड़ा घोड़ों के नाम रखने का कंसेप्ट चला भारत में, किसका चेतक घोड़ा, किसी का कोई घोड़ा, तो घोड़े भी अपने ही है। ऐसे सीटी मारते थे, घोड़ा आता था। तो देखा घोड़ों पे भी कहानियां, घोड़ा बदला ले रहा है अपने राजे का। लेकिन तुर्कों में ऐसी कोई कहानी नहीं, घोड़ा बदला बदला ले रहा है। घोड़ा आर्मी का एक विंग है और आर्मी उसी तरफ तैयार है, घोड़ा कुछ नहीं करेगा। आई बात समझ में? इस तरह के कंसेप्ट जो हैं वो फॉलो किए गए, इसकी वजह से राजपूत आपको गिरते हुए नजर आए। चलिए अब राजपूतों के अलग पहलुओं पर जिक्र करते हैं, दूसरी चीजों को डिस्कस करते हैं। इतना राजपूत क्लियर हुए? स्टॉप करो, काफी चीजें रेपिटेटिव हैं। जैसे अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करें तो यहां पर जो किंग हुआ करता था वही मेन पावर हुआ करता था, वही जुडिशरी, वही एग्जीक्यूटिव, वही लेजिस्लेचर है। हेरिडिटरी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि हेरिडिटरी कंसेप्ट वायलेट भी होता था। जो रूलर है अपनी मेन टेरिटरी में